नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम कोशिका के अंदर की एक छुपी हुई दुनिया की बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी आरएनए। हमने तो अक्सर यही सुना है, पढ़ा है कि आरएनए बस एक मैसेंजर है, डीएनए से प्रोटीन तक संदेश ले जाने वाला। हाँ बिल्कुल, डाकिया जैसा। हाँ, डाकिया। लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं, खासकर अध्याय 30 के कुछ हिस्से, वो बताते हैं कि कहानी तो कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। बिल्कुल। सोचिए जरा, हमारे जीनोम का कितना बड़ा हिस्सा आरएनए बनाता है, पर उससे कभी प्रोटीन बनता ही नहीं। सही बात है। तो सवाल उठता है, भैया आरएनए कर क्या रहा है फिर? और यही आज की हमारी चर्चा का फोकस है। हाँ। समझना कि आरएनए कैसे जीन एक्सप्रेशन को, मतलब कौन सा जीन कब काम करेगा, इसे कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले ये कंट्रोल होता कैसे है, बेसिक तरीका क्या है? हाँ, तो देखिए, जैसा आपने कहा, आरएनए सिर्फ संदेशवाहक नहीं है, ये रेगुलेटर भी है। और इसके काम करने के दो मुख्य तरीके हैं, मोटे तौर पर। अच्छा। एक तो ये कि आरएनए खुद मुड़कर अपनी एक खास 3D शक्ल या कहिए संरचना बना लेता है, और वो शक्ल ही उसका फंक्शन तय करती है। ओके, अपनी फोल्डिंग से। हाँ, और दूसरा तरीका है कि वो किसी दूसरे आरएनए या कभी-कभी डीएनए के साथ जुड़ जाता है, बेस पेयरिंग के जरिए। बेस पेयरिंग, हाँ। बिल्कुल, ये बेस पेयरिंग बहुत खास है। रेगुलेटरी आरएनए अक्सर अपने टारगेट को, जो कि दूसरा आरएनए या डीएनए हो सकता है, पहचानता है उसके स्ट्रक्चर या सीक्वेंस के आधार पर। जैसे वो टारगेट आरएनए के किसी सिंगल स्ट्रैंड वाले हिस्से से जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ते हैं तो एक डबल हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा। और ये डबल हेलिक्स बनने का नतीजा ये हो सकता है कि या तो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी आगे नहीं बढ़ पाएगी, मतलब वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, रुक गया काम। हाँ, या फिर वो टारगेट आरएनए को एक तरह से फ्लैग कर देता है कि भाई इसको हटाओ, इसको डिग्रेड करो। ओके, तो या तो ब्लॉक करो या नष्ट कर दो। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है राइबो स्विच। ये क्या चीज है? ओ, राइबो स्विच, ये तो कमाल की चीज है। ये असल में आरएनए मॉलिक्यूल के ही कुछ हिस्से होते हैं। आरएनए के अंदर ही? हाँ, आरएनए के अंदर ही। और ये इतने स्मार्ट होते हैं कि कोशिका के अंदर मौजूद छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स, जिन्हें लिगैंड्स कहते हैं, उनको सीधे डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। सेंसर की तरह? बिल्कुल, मॉलिक्यूलर सेंसर। और जैसे ही कोई खास लिगैंड इनसे जुड़ता है, ये राइबो स्विच अपनी 3D शेप बदल लेते हैं। अच्छा। जैसे ताले में चाबी लगी और वो घूम गया। और ये शेप बदलना सीधे सीधे तय करता है कि उस आरएनए से जुड़ा जीन चालू रहेगा या बंद, या उसका ट्रांसलेशन होगा या नहीं। मतलब आरएनए खुद ही सेंसर भी है और स्विच भी। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है बैक्टीरिया में जीएलएमएस एमआरएनए का। GLMS? हाँ, ये आरएनए सिर्फ स्विच है, बल्कि ये एक राइबोजाइम भी है। मतलब एक ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करे, खुद को काट सके। आरएनए जो खुद को काट ले? हाँ। तो होता क्या है, जब सेल में ग्लूकोसामाइन 6 फॉस्फेट मतलब GLC-NSP नाम का केमिकल ज्यादा हो जाता है, ओके। तो ये GLC-NSP सीधा GLMS राइबो स्विच से जुड़ जाता है, और जैसे ये जुड़ता है, राइबो स्विच एक्टिवेट हो जाता है और अपने ही mRNA को काट देता है। अपने आप को ही? हाँ। नतीजा, उस mRNA से जो एंजाइम बनना था, उसका प्रोडक्शन बंद। मतलब जरूरत से ज्यादा बनने लगा तो खुद ही प्रोडक्शन रोक दिया। कितना एफिशिएंट तरीका है। कमाल है, ये तो बहुत स्मार्ट है। क्या ये सिर्फ बैक्टीरिया में होता है या हमारे जैसे जीवों में भी? नहीं, ये यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं, जैसे हम लोगों में या फंगस में। अच्छा। हाँ, जैसे न्यूरोस्पोरा नाम का एक फंगस है, उसमें विटामिन B1 बनाने वाला एक जीन है, NMT1। उसके आरएनए में, बल्कि उसके इंट्रॉन वाले हिस्से में, इंट्रॉन वो हिस्सा होता है जो फाइनल mRNA से हटा दिया जाता है, वहां एक राइबो स्विच है। इंट्रॉन में? हाँ, तो जब सेल में विटामिन B1 कम होता है तो आरएनए की प्रोसेसिंग एक तरह से होती है, जिससे सही फंक्शनल mRNA बनता है। ठीक है। लेकिन अगर विटामिन B1 या उसका एक्टिव फॉर्म TPP ज्यादा हो जाए, तो ये TPP उस राइबो स्विच से जुड़ जाता है। जुड़ने से राइबो स्विच की शेप बदल जाती है। फिर से शेप चेंज? बिल्कुल। और बदली हुई शेप के कारण अब आरएनए की प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग एक अलग जगह से होती है, और नतीजा ये होता है कि एक बेकार नॉन फंक्शनल mRNA बनता है। तो विटामिन B1 का प्रोडक्शन रुक जाता है।
तो यहाँ भी आरएनए माहौल को सेंस करके खुद ही जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि आरएनए इतना कुछ कर सकता है। चलिए अब उन आरएनएस पर आते हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, जो प्रोटीन नहीं बनाते, नॉन कोडिंग आरएनएस, एनसीआरएनएस। इनकी तो बहुत बड़ी तादाद है जीनोम में। हाँ बिल्कुल, जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे पहले जंक डीएनए भी कह देते थे लोग। हाँ, सुना है। असल में वो इन नॉन कोडिंग आरएनएस को बनाने में लगा है, और ये बहुत तरह के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं एसआरएनएस, कुछ बहुत लंबे एलएनसीआरएनएस। तो ये क्या करते हैं? रेगुलेशन में इनका क्या रोल है? इनका एक बहुत कॉमन तरीका है रेगुलेट करने का, एंटीसेंस आरएनए के जरिए। एंटीसेंस आरएनए, ये क्या होता है? एंटीसेंस आरएनए मतलब एक ऐसा आरएनए जिसका सीक्वेंस किसी दूसरे एमआरएनए के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री हो, जैसे एक दूसरे की मिरर इमेज या नेगेटिव। अच्छा, उल्टा। हाँ, एक तरह से उल्टा। तो जब ये एंटीसेंस आरएनए अपने टारगेट एमआरएनए से जुड़ता है, बेस पेयरिंग करता है, तो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, आरएनए ड्यूप्लेक्स। ठीक है। अब ये ड्यूप्लेक्स बनने से क्या होता है, या तो वो एमआरएनए ट्रांसलेट नहीं हो पाता, मतलब उससे प्रोटीन नहीं बन पाता, ब्लॉक हो गया। हाँ, या फिर सेल का सिस्टम इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पहचान कर उसे नष्ट कर देता है। ओके। और ये नेचुरली भी होता है, कभी कभी डीएनए के एक ही रीजन से पर उल्टी दिशाओं में दो आरएनए बन जाते हैं जो एक दूसरे के एंटीसेंस होते हैं। ओह। जैसे यीस्ट में एक उदाहरण है, SCR3 जीन है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक लंबा नॉन कोडिंग आरएनए बनता है, SRG1। SRG1। हाँ, और ये SRG1 आरएनए क्या करता है, ये SCR3 जीन के स्टार्ट पॉइंट यानी प्रमोटर के ठीक ऊपर से ट्रांसक्राइब होता है, मतलब उसके रास्ते से गुजरता है, रास्ते में आ जाता है। हाँ, और ऐसा करके वो फिजिकली उस मशीनरी को ब्लॉक कर देता है जो SCR3 जीन का आरएनए बनाने वाली थी, एक तरह से रोड ब्लॉक लगा देता है। इंटरेस्टिंग। तो सीधा रास्ते में आकर रोक दिया। बिल्कुल। एक और उदाहरण है PHO84 जीन का यीस्ट में ही। कुछ कंडीशंस में उसी जगह से एक एंटीसेंस आरएनए बनता है जो PHO84 वाले mRNA को स्टेबल रखने में मदद करता है, उसे टूटने से बचाता है। अच्छा, यहाँ बचाने में मदद कर रहा है। हाँ, यहाँ उसका रोल प्रोटेक्टिव है। वो हिस्टोन डीएसिटाइलेशन को रोककर ऐसा करता है जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर से जुड़ा है। तो एंटीसेंस का रोल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। हाँ, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। क्या बैक्टीरिया भी ऐसे छोटे रेगुलेटरी आरएनएस इस्तेमाल करते हैं? अरे बिल्कुल, बैक्टीरिया तो इनके मास्टर हैं। छोटे आरएनएस या एसआरएनएस आमतौर पर ये 50 से 200 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। और ये कब काम आते हैं? ज्यादातर जब बैक्टीरिया पर कोई स्ट्रेस आता है, जैसे गर्मी बढ़ गई या कोई टॉक्सिक केमिकल आ गया या खाना कम हो गया, ऐसे सिग्नल मिलने पर ये एसआरएनएस बनते हैं। और ये करते क्या हैं? इनका तरीका क्या है? इनका तरीका भी अक्सर बेस पेयरिंग ही है। ये अपने टारगेट एमआरएनए के साथ जुड़ते हैं, लेकिन अक्सर ये पेयरिंग परफेक्ट नहीं होती, थोड़ी इम्परफेक्ट होती है। अच्छा, पूरी तरह मैच नहीं करते। हाँ, अक्सर नहीं। और इस जुड़ाव से या तो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो एमआरएनए पर जुड़ नहीं पाता, ट्रांसलेशन रुक गया। हाँ, या फिर ये जुड़ाव एमआरएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को अट्रैक्ट करता है कि आओ इसे खत्म करो। ओके। और कई एसआरएनएस को अपना काम ठीक से करने के लिए एक हेल्पर प्रोटीन की जरूरत होती है, HFQ। HFQ। हाँ, HFQ एक तरह से शैपेरॉन जैसा काम करता है। वो एसआरएनए को स्टेबल रखता है और उसे सही एमआरएनए तक पहुंचने और उससे जुड़ने में मदद करता है। गाइड जैसा। गाइड प्रोटीन। कोई क्लासिक उदाहरण है इसका बैक्टीरिया में? हाँ, ई कोलाई में ऑक्सी एसआरएनए बहुत फेमस है। ऑक्सीएस? हाँ, जब ई कोलाई पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, मान लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया माहौल में, तो ऑक्सी एसआरएनए बहुत ज्यादा बनने लगता है और ये ऑक्सी एसआरएनए जाकर FHLA नाम के एक एमआरएनए से जुड़ जाता है। FHLA? हाँ, एमआरएनए से। हाँ, और ठीक उस जगह जुड़ता है जहां राइबोसोम को जुड़ना होता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर। ओह, तो जगह ही ब्लॉक कर दी। बिल्कुल, अब राइबोसोम जुड़ नहीं सकता तो FHLA प्रोटीन नहीं बनेगा। तो स्ट्रेस के टाइम बैक्टीरिया ने एक गैर जरूरी प्रोटीन का बनना रोक दिया। स्मार्ट। बैक्टीरिया और आर्किया में आरएनए बेस्ड एक और बहुत ही फैसिनेटिंग सिस्टम है, क्रिस्पर-Cas। क्रिस्पर? हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये मूल रूप से बैक्टीरिया का अपना डिफेंस सिस्टम है, एक तरह की अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, सीखी हुई इम्यूनिटी। बैक्टीरिया की इम्यून सिस्टम, वो कैसे? ये कमाल का है।
जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है और बैक्टीरिया उससे बच जाता है, तो वो उस वायरस के डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने जीनोम में एक खास जगह क्रिस्पर लोकस में सेव कर लेता है, याददाश्त के तौर पर। पहचान पत्र बना लिया। हाँ बिल्कुल, पहचान सहेज ली। अब अगली बार जब उसी टाइप का वायरस फिर से हमला करेगा, तो बैक्टीरिया उस सेव किए हुए टुकड़े से एक छोटा गाइड आरएनए बनाता है, cRNA। ये गाइड आरएनए उस हमलावर वायरस की डीएनए को पहचानने वाला पता है। ओके। फिर ये गाइड आरएनए कैस नाम के प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। कैस प्रोटीन एक तरह की मॉलिक्यूलर कैंची है जो डीएनए को काट सकती है। कैंची? हाँ, अब ये गाइड आरएनए और कैस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स सेल में घूमता है। जैसे ही हमलावर वायरस का डीएनए मिलता है, गाइड आरएनए उसे पहचान लेता है और कैस प्रोटीन फट से उस वायरल डीएनए को काट देता है। हमला नाकाम। वाह, मतलब पहले याददाश्त बनाई, फिर उससे हथियार बना के दुश्मन को खत्म कर दिया। एग्जैक्टली, 2 स्टेप्स हैं, एडेप्टेशन याददाश्त बनाना और इंटरफेरेंस हमला नाकाम करना। ये तो जबरदस्त है। चलिए अब बैक्टीरिया से निकलकर वापस यूकैरियोट्स में आते हैं, हमारी अपनी कोशिकाओं में। यहाँ भी छोटे आरएनएस का बड़ा रोल है, खासकर माइक्रो आरएनएस का, mRNAs। हाँ, mRNAs यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, करीब 22 न्यूक्लियोटाइड लंबे। सिर्फ 22? हाँ, इतने छोटे। लेकिन ये हजारों अलग अलग जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिस्टम को फाइन ट्यून करने में माहिर है। इतने छोटे होकर इतना बड़ा काम, ये बनते कैसे हैं? इनका सफर कैसे शुरू होता है? इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सीधे ऐसे नहीं बनते। पहले जीन से एक काफी लंबा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है, जिसे प्राय mRNA कहते हैं। प्राय mRNA? हाँ, फिर सेल के न्यूक्लियस में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसमें ड्रोशा नाम का एंजाइम होता है, वो इसे प्रोसेस करके एक छोटी हेयरपिन जैसी शक्ल में काटता है। इसे कहते हैं प्री mRNA। हेयरपिन जैसा? हाँ, मुड़ावा सा। फिर ये प्री mRNA न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। बाहर आ गया? हाँ, साइटोप्लाज्म में एक और एंजाइम है, डाइसर। वो इस हेयरपिन को और काटकर लगभग 22 बेस पेयर का एक छोटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देता है। ये है फाइनल mRNA डुप्लेक्स। तो 2 बार कटाई हुई ड्रोशा से न्यूक्लियस में, डाइसर से साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल। अब ये mRNA डुप्लेक्स एक बड़ी प्रोटीन मशीनरी में लोड होता है, जिसे कहते हैं रिस्क। रिस्क? हाँ, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसका हीरो प्रोटीन है आर्गोनॉट। आर्गोनॉट? हाँ, तो ये mRNA डुप्लेक्स रिस्क में लोड होता है। फिर आमतौर पर इस डुप्लेक्स का एक स्ट्रैंड रिस्क में रह जाता है, इसे कहते हैं गाइड स्ट्रैंड। गाइड स्ट्रैंड? हाँ, यही गाइड करेगा रिस्क को, और दूसरा स्ट्रैंड, पैसेंजर स्ट्रैंड, वो अलग होकर डिग्रेड हो जाता है। अच्छा, एक ही स्ट्रैंड काम का है। हाँ, अब ये रिस्क कॉम्प्लेक्स जिसमें गाइड mRNA लगा हुआ है, तैयार है अपने टारगेट mRNA को ढूंढने और उसे साइलेंस करने के लिए। गाइड आरएनए पते की तरह काम करता है। तो जब ये रिस्क कॉम्प्लेक्स अपने गाइड के साथ सही mRNA को पकड़ लेता है, तब क्या होता है? यहीं पर आरएनए इंटरफेरेंस यानी RNAi का रोल आता है। बिल्कुल सही पकड़ा। आरएनए इंटरफेरेंस यानी RNAi, यही वो प्रोसेस है जिससे ये छोटे आरएनएज, mRNAs और एक और तरह के sRNAs जीन एक्सप्रेशन को कम करते हैं या साइलेंस करते हैं। अच्छा, sRNAs भी हैं? हाँ, उनकी बात भी करेंगे। तो ये साइलेंसिंग कई तरीकों से हो सकती है। ये इस पे डिपेंड करता है कि गाइड आरएनए और टारगेट mRNA के बीच बाइंडिंग कितनी परफेक्ट है। ओके। ये मशीन यानी राइबोसोम को mRNA पर आगे बढ़ने से रोक सकता है। ट्रांसलेशन ब्लॉक। रोक दिया? हाँ, या फिर वो ट्रांसलेशन की शुरुआत में ही गड़बड़ कर सकता है, जैसे mRNA कैप से जुड़ने में कॉम्पीट करके। ओके। लेकिन अगर बाइंडिंग बहुत परफेक्ट है, एकदम सटीक मैच, जैसा अक्सर siRNAs के साथ होता है, siRNAs के साथ, हाँ, तब RISC में मौजूद आर्गोनॉट प्रोटीन खुद ही उस mRNA को बीच से काट सकता है, स्लाइस कर सकता है। सीधे काट दिया। हाँ। या फिर RISC कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे एंजाइम्स को बुला सकता है जो mRNA की पूंछ यानी पॉली ए टेल को हटा देते हैं। पूंछ हटने से mRNA अनस्टेबल हो जाता है और जल्दी डीग्रेड हो जाता है। तो या तो ट्रांसलेशन रोको, या mRNA को काट दो, या उसकी पूंछ हटाकर डिग्रेड करवा दो। एग्जैक्टली, ये मुख्य तरीके हैं। आपने siRNAs का जिक्र किया, हाँ। स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs, ये miRNA से कैसे अलग हैं? हैं तो ये भी छोटे रेगुलेटरी आरएनए ही,
करीब उतनी ही साइज के, लेकिन इनका सोर्स अक्सर अलग होता है। mRNAs तो हमारे अपने जीन से बनते हैं एक तयशुदा तरीके से, ठीक है। जबकि siRNAs अक्सर बाहरी सोर्स से आते हैं। जैसे अगर सेल में कोई वायरस घुस आया है और डबल स्ट्रैंडेड RNA बना रहा है तो उससे siRNA बन सकते हैं। वायरस के खिलाफ? हाँ, या फिर हमारे जीनोम में ही कुछ जंपिंग जीन्स होते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, उनसे भी बन सकते हैं। और एक बड़ा फर्क ये है कि siRNAs अपने टारगेट mRNA के साथ ज्यादातर परफेक्टली मैच करते हैं। अच्छा, एकदम सटीक। हाँ, इसीलिए इनका मेन काम होता है mRNA को काटना, क्लीव करना। असल में RNAi का जो मैकेनिज्म है वो पौधों और कई जानवरों में वायरस और इन ट्रांसपोजोन्स के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर इवॉल्व हुआ माना जाता है। तो ये एक सुरक्षा प्रणाली भी है। बिल्कुल। ये कहानी और भी गहरी होती जा रही है। क्या ये आरएनए इंटरफेरेंस का असर सिर्फ साइटोप्लाज्म में mRNA तक ही सीमित है, या ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के लेवल पे भी कुछ करता है? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जवाब है हाँ, ये न्यूक्लियस के अंदर भी काम करता है। अच्छा, डीएनए पर कैसे असर डालता है? ये और भी कमाल की बात है। कुछ जीवों में जैसे फिश एंड ईस्ट में ये बहुत अच्छे से स्टडी किया गया है। वहाँ छोटे आरएनएस, इस केस में एसआरएनएस, क्रोमैटिन की स्ट्रक्चर को बदलने में मदद करते हैं। क्रोमैटिन यानी डीएनए और प्रोटीन का वो कॉम्प्लेक्स जिससे क्रोमोसोम बनते हैं। हाँ, क्रोमैटिन। तो ये एसआरएनएस क्रोमैटिन को और कसकर पैक करवाने में मदद करते हैं, जिससे वो हिस्सा हेट्रोक्रोमैटिन बन जाए। हेट्रोक्रोमैटिन में जीन आमतौर पर बंद रहते हैं, साइलेंट। पैक करके बंद कर देना। हाँ, होता क्या है कि जीनोम के कुछ हिस्से होते हैं जहां सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है, जैसे सेंट्रोमियर, वहां से एसआरएनएस बनते हैं। रिपीट वाले हिस्सों से? हाँ, ये siRNAs फिर एक और कॉम्प्लेक्स RITS को गाइड करते हैं, RNA इंड्यूस्ड ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RITS। हाँ, ये RITS कॉम्प्लेक्स फिर डीएनए के उस हिस्से पर पहुंचकर ऐसे एंजाइम्स को बुलाता है जो डीएनए के आसपास लिपटे हिस्टोन प्रोटीन पर कुछ केमिकल टैग लगा देते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप H3K9 मेथाइलेशन। केमिकल टैग? हाँ, ये टैग एक सिग्नल होते हैं कि इस एरिया को कस के पैक कर दो। नतीजा क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, बहुत टाइट पैक हो जाता है। अब इतनी टाइट पैकिंग में आरएनए बनाने वाली मशीनरी घुसी नहीं पाती, तो उस एरिया के जीन परमानेंटली बंद हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। तो आरएनए ने डीएनए को ही पैक करवा दिया? बिल्कुल, और ऐसी ही मिलती जुलती प्रक्रियाएं पौधों और ड्रोसोफिला मक्खी में भी देखी गई हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि आरएनए भाई सिर्फ एक डाकिया बिल्कुल नहीं है, ये तो एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही काबिल रेगुलेटर है ना? अपनी शक्ल बदलकर, राइबोस्विच, दूसरों से जुड़कर एंटीसेंस, एसआरएनए, एमआरएनए, एसआईआरएनए, ये बैक्टीरिया के स्ट्रेस रिस्पॉन्स से लेकर हमारे डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और हद पे ये है कि ये हमारे डीएनए की पैकिंग तक को बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये आरएनए बेस्ड रेगुलेटरी नेटवर्क्स ये जीन एक्सप्रेशन के ऊपर नियंत्रण की एक और बहुत ही जटिल और फाइन ट्यून्ड परत डालते हैं, परत दर परत। हाँ, ये सिर्फ नॉर्मल फंक्शन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि माहौल के हिसाब से ढलने, रिस्पॉन्ड करने और हमारे जीनोम को स्टेबल रखने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और जैसे जैसे हम इन नेटवर्क्स को समझ रहे हैं, ये न सिर्फ बायोलॉजी की फंडामेंटल समझ बढ़ा रहा है, बल्कि भविष्य में बीमारियों के इलाज के लिए नई थेरेपीज, नई दवाइयां बनाने के रास्ते भी खोल रहा है। हाँ, आरएनए थेरेपीज की बात तो आजकल काफी हो रही है। बिल्कुल, और एनकोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने दिखाया है कि हमारे जीनोम का कितना बड़ा हिस्सा इन नॉन कोडिंग आरएनएस को बनाने में जाता है। हम तो अभी बस इनकी दुनिया को समझना शुरू ही कर रहे हैं। और अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। जैसे जैसे हम इन आरएनए नेटवर्क्स की बारीकियों को समझेंगे, क्या हम भविष्य में जीन एक्सप्रेशन को बहुत ही सटीक तरीके से अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। शायद बीमारियों को वहीं रोक देना जहां वो शुरू होती हैं, या फिर ये भी सोचना जरूरी है कि हमारा रहन सहन, हमारा पर्यावरण, हमारा खान पान, ये सब इन नाजुक आरएनए रेगुलेटरी सिस्टम्स पर क्या असर डालते होंगे? बिल्कुल, ये दोनों ही पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं और आगे की रिसर्च के लिए बहुत ही रोमांचक डायरेक्शंस हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हाँ, बिल्कुल।